जी नाउ वी आर मूविंग। एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आप सब लोग इस चीज के ऊपर ना फोकस करें। अगर किसी एक बंदे के पास ग्रुप है, टॉपिक है, प्लीज ट्राई टू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन टू टेक यू इनटू द ग्रुप इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर योर ओन टॉपिक। क्योंकि इस क्लास में, केस के अंदर हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे साथ दो सेमेस्टर्स काम कर चुके हैं। मतलब ओसामा ने, दिस इज द 4th सेमेस्टर राइट, तो ही नोज व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई नीड। सो इट्स गुड कि उनके साथ कोई दो नए लड़के हों, कोई नई लड़की हो जो कि सीखें उनसे कि किस तरह से काम होना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो नए लोगों के साथ काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी चीज है, ठीक है। आप कितने लोगों का ग्रुप बन चुका है और टॉपिक फाइनलाइज्ड है? ओके, प्रीटी गुड। आप लोग आपस में कर रहे हैं, आपका टॉपिक फाइनलाइज्ड है? Almost. Should not be almost now, should be done, okay? And never underestimate your project. Your project is a big problem in your life, remember, okay? I was just thinking that in order to avoid problems, I will have a deadline for submission of introduction of the project and your literature review, and that deadline stands somewhere around 27th of February as well. So be careful, and this stands for DL students as well, okay? तो क्या हुआ, वो तो असाइनमेंट है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अपने टॉपिक्स को फाइनलाइज करिए, चीजें करें और मुझे अपना राइट अप दीजिएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सबसे ज्यादा कम्बरसम, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है। डिफिकल्ट इंटेलेक्चुअली नहीं है, ये इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। इंटेलेक्चुअली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है मेजरमेंट एंड एनालिसिस। जब लेवल 2 के ऊपर हम सीएमआई को के ऑडिट करने जाते हैं, 100% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फेल करती हैं मेजरमेंट एंड एनालिसिस को, और गुड अबाउट 80% फेल करती हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को। एमएनए को फेल करने का रीजन क्या है कि इंटेलेक्ट की कमी होने की वजह से, मार्केट में इंटेलेक्ट की कमी है, इस वजह से लोग जो हैं वो उस एरिया को फेल कर जाते हैं। जबकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को फेल करने का मेन रीजन ये है, there are too many things that you need to do in configuration management, too many, and the problem is that some organization or somewhere is doing 10 things but one is missing, 11th is missing and it fails. तो configuration management को सही तरह समझिए। अब मजे की एक बात को बताओ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप क्वालिटी मैनेजर बन गए एक इदारे के और आपको कहा गया कि तुमने क्वालिटी एनहांसमेंट शुरू करनी है किसी इदारे की, तो पहले 2 काम आप क्या करेंगे। मिड टर्म में 3 नंबर दूंगा उस बंदे को जो कि मुझे बताएगा कि पहले 2-3 काम आप क्या करेंगे अगर आप क्वालिटी मैनेजर बन गए हैं। सपोज आपने टीम भी फॉर्मुलेट कर ली है जी। द क्वेश्चन इज, यू आर द क्वालिटी मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एक डेडिकेटेड टीम भी है, ठीक है। अब आप 2 कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे? ठीक है, क्योंकि वो तो सामने दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उसकी वजह से आती है। अक्सर जब आप डिप्लॉयमेंट में जाते हैं, आपने ये तो सही बताया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे होते हैं? आपकी रिक्वायरमेंट्स, ये आपने सही नहीं बताया। फाइनल जब हो रही होती चीजें, इसमें आपको पता है कि आपके पास फाइनल एसआरएस क्या, दिस इज अ पार्शियल आंसर। और जो कोड आपने डिलीवर करना है कि उसमें सारी चीजें हैं नहीं है। मैं आपको 10 नंबर के में से 2.5 नंबर क्यों दूंगा? आपने एक तो बताया नहीं, दूसरा वाला अगर आप वो मुझे बता देंगे तो। दूसरा जो है फॉर्मल टेस्टिंग का प्रोसेस। नो, टेस्टिंग तो बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं। पहली चीज जो आपने बताई उसमें आप ये सही 2.5 नंबर इसलिए मिल गए क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं ये आपने नहीं सही बताया। क्या कहते हैं इस चीज को? 2 चीजें जो आपने इमीडिएटली करनी है, एक आपने प्रोसेस इंजीनियरिंग की मेथोडोलॉजी बनानी है, नंबर 1। क्यों? क्योंकि इस टीम ने, एससीपीजी ने अब आपका फॉर्मुलेट करना शुरू करना है प्रोसेसेस।
पहला काम। दूसरा काम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ना होने की वजह से आपके तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनने वाले आर्टिफैक्ट्स, वर्क प्रोडक्ट्स, डिलीवरेबल्स, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हों, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट के हों, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सही नहीं कह सकते। नतीजतन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में ये कहना सही होगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की गैर मौजूदगी में CMMI का कोई KPA इंप्लीमेंट नहीं हो सकता इदारे के अंदर। जीरो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आपको लानी ही पड़ती है चाहे आप KPA करें। इसका क्या मतलब है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर जा रही है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे जा रही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसको, अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के KPAs इंप्लीमेंट कर रही है, तब भी उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो कि एक सपोर्ट का एरिया है, करना पड़ेगा। अगर मैं रफली बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यू द बेस स्केलेटन ऑन विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग। इट प्रोवाइड्स यू अ बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके ऊपर आपने सारे काम करने हैं। ठीक इसी तरीके से कि अगर मैं केस के अंदर से तमाम कंप्यूटर्स निकाल लूं तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो आपको पहली चीज है जो आपको जरूरी होती है। अब आज मैं इसके डायरेक्ट KPAs पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसके बारे में जनरली बताऊंगा। तो क्वेश्चन इज, कितने इदारे ऐसे हैं जिनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सही तरह हो रही है? मसलन व्हेन आई विजिट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मुझे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो रही है इस तरह के हम VSS इंप्लीमेंट किया हुआ। आप में से किसी ने CSRCS का एक नाम सुना होगा, ये भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। इसी तरह VSS एक टूल है, इसी तरीके से टीम फाउंडेशन सर्वर एक टूल है। अब ये लिखते जाएं आप, ठीक है। टूल को इंप्लीमेंट करने से आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को पास नहीं करते, बिकॉज टूल के साथ बहुत से इंसानी अमल जरूरी हैं करना अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सही करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते सही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर टूल को इंप्लीमेंट करने से पार्शियली आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, पार्शियली आपको वो फुलफिल हो जाती हैं, कंप्लीटली फुलफिल नहीं होती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे कि जाके इंटरनेट से टीम फाउंडेशन सर्वर, CSRCS, VSS, विजुअल सोर्स सेफ और भी बेतहाशा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होंगे जिनके ऊपर आप ज़रा देखें कि इन टूल्स क्या हैं। हर टूल की कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप VSS एक बहुत सिंप्लीफाइड टूल है और उससे A1 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, और एक बहुत एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के साथ जैसे SharePoint आप लगा दें। SharePoint एक बहुत एडवांस टूल है, बहुत महंगा भी है, उससे भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को पास किया हो, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन तो कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी तरीके से है। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तो हम कहेंगे कि फिर तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए खाली एक टूल की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेतहाशा ये जब मसले आपको तब पता लगेंगे जब आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपको ये नहीं पता व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो SCM क्या है? मैं SCM के बारे में बहुत आसानी से इस तरह बताता हूँ कि अज्यूम कर लेते हैं, मिस नाजिया कैन आई हैव योर कॉपी? दिस इज अ डॉक्यूमेंट जो मैं, मिस नाजिया, अनम, हम तीनों मिलकर बना रहे हैं। We are 3 people who are making. Now, suppose this is a project plan. Suppose this is a project plan. If this is a document that we are making and we 3 are working और हम तीनों को एक दूसरे के काम का नहीं पता, तो there is a good chance of problems, errors in the document, number 1. Number 2, there is a good chance of rework. हो सकता है मिस नाजिया ने जो किया हो वो इन्होंने ना किया हो, या इनका किया हुआ काम इनसे कोहेरेंट ना हो, मेरे से कोहेरेंट ना हो, तो रीवर्क होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
रीवर्क इज द मोस्ट डेडलीस्ट थिंग फॉर एनी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ऐसा ना हो। तो हम क्या करते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को पकड़ के इंस्टेड के ये अलग अलग हम काम करें, हम इसकी एक सिंगल कॉपी यहाँ मेंटेन कर देते हैं और हम कहते हैं कि पहले जब काम करना है तो मैं काम करूँगा, मैं इस पर जब काम कर रहा हूँ तो इसका लेटेस्ट वर्जन मिस अनम और मिस नाजिया को अवेलेबल होगा। फिर जब मैं काम करके रख दूंगा फिर मिस नाजिया इस पे काम करेंगी, फिर ये काम करेंगे। इससे होता ये चक्कर है कि हम किसी भी आर्टिफैक्ट की, किसी भी वर्क प्रोडक्ट की, किसी भी डिलीवरेबल की कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। नंबर 1। तो हमें क्या पता लगता है? हमें पता लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किसी भी इदारे के अंदर इमीडिएटली कब आएगी? जैसे ही किसी भी आर्टिफैक्ट्स के नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स एक से ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, चाहे वो उसके रीडर हो या उसके राइटर्स हो, ऑथर्स हो या रीडर हो, अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको इमीडिएटली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लाने की जरूरत है। जैसे बहुत इदारों में ये होता है, अच्छा यार तुमने पॉलिसी अपडेट कर दी, मैंने तो ये पॉलिसी दी। ये हम यूईटी के साथ भी रोते रहते हैं, पीछे से वो पॉलिसी कुछ कर देते हैं, स्टूडेंट्स की कुछ होती है एप्लीकेबल। क्यों? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कि आपको रेडिली पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। तो नंबर बहुत से फायदे हैं, जैसे रेडिली अवेलेबल करता है आर्टिफैक्ट्स को, आपको इंश्योर करता है कि आपके इंटेग्रिटी मेंटेन हो आर्टिफैक्ट्स की, वर्क प्रोडक्ट्स की। ये इंश्योर करता है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स मैनेज हो। प्लस सबसे जरूरी चीज, ऐसे वर्क प्रोडक्ट जब भी हमारे काम के ऊपर आगे काम डिपेंडेंट है, मसलन जो डॉक्यूमेंट मैं, मिस नाजिया और मिस अनम बना रहे हैं, इसके ऊपर मे बी शाहीन का डॉक्यूमेंट भी डिपेंडेंट है। अगर मेरे काम के ऊपर किसी का काम डिपेंडेंट है तो इस कंडीशन में भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डालनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन दैट पर्सन जो कि एक और काम कर रहा है, ही इज अ स्टेक होल्डर ऑफ माई डॉक्यूमेंट नाउ। तो सिंपल एज दैट, व्हेन स्टेक होल्डर्स ग्रो मोर देन वन ऑफ अ सर्टेन आर्टिफैक्ट, तो आप कहेंगे कि इट इज अ डॉक्यूमेंट। मसलन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल। अगर एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाना है और मेरे ही सिस्टम पे मैंने पढ़ना है और किसी और ने नहीं पढ़ना, तो मुझे उसके ना तो वर्जन्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना ही मुझे ज़रूरत है कि मैं उसको शेयर करूं किसी कॉमन जगह पे। कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मैं अपने ही सिस्टम पे रख सकता हूं। लेकिन एज सून एज अ डॉक्यूमेंट हैज़ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, आई नीड टू डू इट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या चीज़ नहीं है? कुछ इदारों में मैं जाता हूं और वो मुझे कहते हैं कि जी हम लोगों ने VSS वगैरह टूल डाल दिया। खाली टूल डालना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं है, पहली बात। नंबर 2, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो कि जिनका ख्याल होता है कि वो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जितना आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को एलिमिनेट करते हैं बीच में से, उतना मैनुअल काम आपके लिए बढ़ जाता है। व्हाट इज बेस्ट? द बेस्ट इज कि आपको एक इंटरमीडिएटरी सोल्यूशन चाहिए जहां पे कुछ काम मैनुअल होगा और कुछ काम आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम करेगा, जो कि आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए बनाया। ये वही चीजें हैं जिनको करता है। तो जहां पे we'll have multiple people working on the same project, आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चाहिए होगा। जहां पे चेंज मैनेजमेंट चाहिए वहां आपको चाहिए होगा। जहां पे आपको मल्टीपल वर्जन्स चाहिए हैं वो होगा, और इस तरह के मजीद इश्यूज जिनको हम ओवर द टाइम पढ़ते रहेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है द डिसिप्लिन ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम एट डिस्क्रीट पॉइंट इन टाइम फॉर द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिकली कंट्रोलिंग चेंजेस। कहता है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करना। किस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करना? दिस बाय सिस्टम ही मींस पीपल, प्रोजेक्ट, प्रोसेस, product, work products, artifacts, virtually everything that is, and every human being that is involved in the project. तो कहता है उसको आपने चेक करना है। क्यों चेक करना है? ताकि आप चेंजेस को कंट्रोल कर सकें, इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकें और ट्रेसिबिलिटी रख सकें चीज़ों की। ये 3 चीज़ें याद रखें। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज सिंपली कॉन्फ़िगरेशन। और मजे की बात ये कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट खाली IT इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग हो या आपका यूनिवर्सिटी हो
कोई भी हो, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जरूर अप्लाई होगी। हाँ, कुछ प्रैक्टिसेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ऐसी हैं जो स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैं और बाकी इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई नहीं होती। तकरीबन 40 to 50% प्रैक्टिसेस अनकॉमन हैं यहाँ की, जो कि बाकी पे नहीं अप्लाई होती। तो अगर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो तो आपको प्रोटेक्शन देता है 5 चीजों से अगेंस्ट। नंबर 1, मॉनिटरिंग आपकी बेहतर कर देता है, चेंजेस को कंट्रोल करता है, ट्रेसेबिलिटी बेहतर करता है, कंट्रोल आपका आ जाता है, विजिबिलिटी आपकी बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आप नहीं इस चीज को समझेंगे तो नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्कोप, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बजट ओवर हो जाएगा आपका और आपको पता भी नहीं लगेगा। इन तमाम चीजों को और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम को, केओस को खत्म करने के लिए एससीएम की जरूरत है। जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे, जितनी भी बुक्स पढ़ें किसी भी ऑथर की, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं। अब इन 4 फंक्शंस को समझाने का तरीका क्या है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मिस नाजिया से उनकी कॉपी। सबसे पहले तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। सबसे पहली गलती लोग यहाँ कर देते हैं, अगर इतने आर्टिफैक्ट्स आते हैं और आपने एक आर्टिफैक्ट पकड़ा, प्रॉब्लम। आपको तमाम नेसेसरी आर्टिफैक्ट्स को पकड़ के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर डालना है, नंबर 1। नंबर 2, जब आर्टिफैक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हैं तो आपने उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग इज अ टफ जॉब एंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैनुअल वर्क ज्यादा होगा। कंट्रोलिंग करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जैसे VSS हो गया, जैसे टीम फाउंडेशन सर्वर हो गया, या कोई और। तीसरी चीज पे कहता है कि भाई कंट्रोल कर रहा है कोई और बंदा, ताहिर साहब कंट्रोल कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट टीम पे काम कर रहे हैं, मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ये यहाँ होना चाहिए, तो कोई और बंदा होना चाहिए है जो कि आके इनको और हमें ऑडिट करे और चेक करे कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। एंड फाइनली स्टेटस अकाउंटिंग, कि अगर कुछ गलत काम हो रहा होगा तो हम उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसको यहाँ पे देखिएगा। ये जो 4 फंक्शंस हैं, जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे उनके अंदर यही आपको 4 फंक्शंस मिलेंगे। इन 4 फंक्शंस को बज़ाहिर समझने में लगता है यार ये तो कोई मसला ही नहीं, दिस इज नो जॉब, इशू ही कोई नहीं, लेकिन जितनी भी आप डिटेल में इनकी जाएंगे आपको पता लगेगा इनके अंदर बहुत ज्यादा सब प्रोसेसेस हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो मैंने आपको एससीएम का इंट्रोडक्शन दिया। अब दूसरी जरूरी चीज ये कि एससीएम के स्टेक होल्डर्स कौन है। आपके इदारे के अंदर अगर कोई बंदा किसी तरह से किसी आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करता है तो वो आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का हिस्सेदार है। मां सवाए वो बंदा, अगर आपका टी बॉय सुबह आके अटेंडेंस लगा रहा है और वो अटेंडेंस किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम पे लग रही है, तो ही इज पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। दिस मीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम will be applied on all the people no matter what, जो आइडियल प्रैक्टिस है। हाँ, अलबत्ता CMMI ये कहता है कि टू स्टार्ट विद यार प्रोजेक्ट की टीम्स पे तो तुम अप्लाई करो, या जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स हैं उन पे तो करो, लेकिन आइडियल TQM प्रैक्टिस क्या है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लाएं। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूँ, कुछ इदारों में मैं जाता हूं और वो कहते हैं कि जी हमारा इंजीनियरिंग की यूनिट जो है ना, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहां पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में, जब मैं उधर जाता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि उधर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स की इंटेग्रिटी नहीं है। क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स की इंटेग्रिटी नहीं है तो आप जो बनाते हैं उसके अंदर रीवर्क होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए TQM की प्रैक्टिस तो है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहती है कि तमाम के तमाम अंडर द अम्ब्रेला आए, ऐसा ना हो कि आप ना करें, किसी एक को निकाल दें। इस हिसाब से क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स ज्यादा है, एक तो प्रैक्टिसेस भी ज्यादा है, ऊपर से नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स ज्यादा। When you will go as an auditor, inshallah somebody will definitely go as an auditor, तो आप जब ऑडिट्स करते हैं तो आप कॉमन लोगों को इकट्ठे बिठाते हैं ऑडिट में और उनसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहा हूँ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का ऑडिट करने,
तो मैं किन किन लोगों को ऑडिट करूंगा? सबसे पहले तो मैं रिक्वायरमेंट मैनेजर्स को और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ऑडिट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं तीनों के तीनों प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बुलाऊंगा। बार बार नहीं मैं बुलाऊंगा, पहले मैंने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बुलाया, उनसे तमाम क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, फिर उनसे तमाम क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, फिर उनसे तमाम बाकी केपीएस से लेके उनको लेके फारिग कर दिया। फिर मैं टेस्टर्स को बुलाऊंगा। तो हर यूनिट को आप अलग अलग बुला के करते हैं, उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस ही करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है ऑडिटर की, लेकिन ये मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी है कि ऑडिट इस तरह किया जाता है। जब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का ऑडिट किया जाता है तो ये सबसे लंबा ऑडिट इसलिए होता है क्योंकि हर टीम का जो भी हिस्सेदार आएगा उससे आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लाजमी करने ही करने। तो द ऑडिट इट्स प्रीटी लॉन्ग, प्रीटी डिफिकल्ट। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाऊं मैट्रिक्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको, पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, और स्टेक होल्डर्स फाइंड करूं तो आपको सिंपल पता लगेगा एवरीवन इज अ स्टेक होल्डर। सो व्हेन यू विल आइडेंटिफाई यू विल सी एवरीबॉडी इज अ स्टेक होल्डर। एससीएम का यूजेज क्या है? सबसे पहले रीवर्क, कॉस्ट, बजट को बहुत नीचे ले आता, काम स्पीडीली होने लगता है, इंटेग्रिटी बहुत बढ़ जाती है, ये बात आप याद रखिएगा। और एससीएम से ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करें। कुछ आगे, अब से आगे कुछ स्लाइड्स में बात करूंगा कि एक तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप एक इदारे में जब डालने लगे हैं तो सबसे पहले इश्यूज क्या होंगे, और मैं यहाँ सॉफ्ट इश्यूज की बात करूंगा। सॉफ्ट इश्यूज से मुराद ये है कि हार्ड इश्यूज की नहीं, सॉफ्ट इश्यूज यानी कि ऐसे इश्यूज जो कि ज्यादा पर्सनालिटीज, बिहेवियर और कल्चर से रिलेटेड हैं। इन इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग बेहतर समझ सकेंगे कि हम लोगों को किस तरह का बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। फिर हम उसके प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे और समझेंगे वन बाय वन डिफरेंट प्रैक्टिसेस को। ड्यूरिंग द इश्यूज हम बहुत से प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आएंगे, और जब हम आगे प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे तब भी हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये इस कोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर हम मूव करने लगे हैं, इसलिए इस पे नोट्स जरूर लीजिए। सबसे पहले तो जब भी आप कुछ भी चेंज करते हैं किसी भी इदारे के अंदर, तो यू फेस लॉट ऑफ चेंज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। लोग किसी तरह के टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। आप किसी इदारे के अंदर टीम फाउंडेशन सर्वर ला के खड़ा करेंगे, पहली दफा लोग अगर VSS पे काम करते हैं तो दे वुड नॉट लाइक टू स्विच टू टीम फाउंडेशन सर्वर बिकॉज पीपल आर जनरली चेंज रेजिस्टेंट। द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग इश्यूज बहुत आते हैं। आपको याद हो तो मैंने एक जेनेरिक प्रैक्टिसेस आपको पढ़ाते हुए कहा था कि आपने ट्रेनिंग देनी है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? जेनेरिक प्रैक्टिसेस में एक प्रैक्टिस है कि आपने ट्रेनिंग देनी है। डू यू रिमेंबर? ट्रेनिंग किसकी देनी है? उस KPA के अगेंस्ट जो आपने इंप्लीमेंट करना। जब मैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैंने इतने लोगों को अगर इदारे में देनी है ट्रेनिंग, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए वर्चुअली मुझे हर एक को ट्रेन करना, तो ट्रेनिंग बहुत बड़ा इशू बन जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। फिर कस्टमर की डिमांड्स इतनी रैपिड होती हैं कि आपकी जो इंटरनल चेंज है डॉक्यूमेंटेशन की जो आप ला रहे, इट इज वेरी टाइम टेकिंग एंड यू कैन नॉट कूप अप विद दैट। तो आपको बहुत तरीके से चलना पड़ता है, इन दो चीजों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहता है कि डॉक्यूमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन से जो आउटफ्लो है, जो उसने बाहर जाना है, उसको स्ट्रीमलाइन करो और उसको एक स्टैंडर्ड जगह से निकालो बाहर, ना कि हर कोई उठा के डॉक्यूमेंट दे रहा है। मसलन मैं कस्टमर हूं, मुझे एक दफा तलहा ने एक चीज का डॉक्यूमेंट दिया वर्जन 1.2 और इन्होंने कहा ये फाइनल है। फिर जवाब ने मुझे लाके दिया 1.3, इन्होंने कहा वो फाइनल है। अब मैं तो कश्मकश में हूं कि दोनों में से फाइनल क्या है। तो प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट सेंडिंग जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से या तो की जाए या आपकी स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसेस हो जिसके थ्रू डॉक्यूमेंटेशन सेंडिंग। अब यहाँ मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखा है
कि अगर डॉक्यूमेंट्स को जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हुए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है बिहेवियरल इशू है कि अगर मेरे बॉस को डॉक्यूमेंट जाना है और डॉक्यूमेंट मैंने बनाया तो मैं नहीं चाहूंगा कि जवाद वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करें, मैं चाहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट मैं ही डिलीवर करूं। तो जहां पे हम लोगों को खुश करना है लोगों को, वहां हम खुश नहीं कर पाते और प्रॉब्लम आती है। लोगों का प्रोसेस को लोग ब्लॉक करते हैं, डिनाई करते हैं प्रोसेस को। VSS या किसी तरह के टूल जो आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर राइट्स को कंट्रोल करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है हर इदारे के अंदर तकरीबन अगर 200 बंदों तक का इदारा है, 50 से 200 बंदों का इदारा है, तो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपका एक डेडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होना चाहिए है उस इदारे में। इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की तनख्वाह एक नॉर्मल इदारे में एवरेजली बात कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 50,000 से लेके 1,50,000 तक वेरी कर रही है। यूजुअली मैं देखता हूँ 80-90 हज़ार रुपये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को दिए जा रहे हैं एक रिलेटिवली दरमियानी सी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि 200-300 बंदों की है, उसमें दिए जा रहे हैं। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को इतने पैसे दिए जा रहे हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज उसका बहुत काम है और उन कामों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो उसने करना है वो है उसने राइट्स को कंट्रोल करना होता है डिफरेंट तरह के टूल। जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम खाली टीम फाउंडेशन सर्वर होगा या VSC होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बहुत तरह के हो सकते हैं। मसलन बग ट्रैकर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, MS प्रोजेक्ट अगर आप क्या हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और ये सब कुछ जिम्मेदारी जो है अल्टीमेटली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की बनती है। तो लोग उससे नाखुश जरूरी इसलिए रहते हैं ज़्यादातर क्योंकि उसको राइट्स को कंट्रोल करना पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और मेरा प्रोसीजर ये कह रहा है कि मुझे इन्हीं के राइट्स रिवोक करने हैं, तो फिर ये गुस्से होंगी मेरे पास आके, कहेंगी कि जी मैंने ही चीज़ बनाई और आप मेरे राइट्स बंद कर रहे हैं। ठीक है, सो पीपल द कंट्रोलिंग गोज टू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एंड देन पीपल से हु इज ही। बहुत से लोग कहते हैं इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है, पीपल डोंट अप्रिशिएट के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है क्या। लेकिन मज़े की आपको बात बताऊं, अगर आप एक दफ़ा, और मुझे नहीं पता इधर कोई ऐसा बंदा है या नहीं, अगर आप एक दफ़ा किसी ऐसे इदारे में काम कर लेंगे जहां कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसके बाद आपके लिए ऐसे इदारे में काम करना बहुत मुश्किल होगा जहां पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं है। तो कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्ट्रांग कहीं हो रही है एनीवे, ठीक, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए करना अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, बहुत इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डिमांड करता है कि as soon as an artifact is made, या पहली दफा जब मैंने अपनी वर्ड फाइल बनाई या एक्सेल फाइल बनाई या कोई आर्टिफैक्ट बनाया, तो उस आर्टिफैक्ट को मैं अपने सिस्टम पे ना रखूं बल्कि इमीडिएटली उसको उठा के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले करूं डे 0 के ऊपर, ओके, डे -1 के ऊपर। अगर मैंने इसको डिलेड किया और इसको बाद में या बनने के बाद ऊपर डाला, तो नतीजतन क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट, ये जो चीज़ है, इससे जिसने मुस्तफ़ीद होना था वो मुस्तफ़ीद राइटली नहीं हो सकेंगे। तो नतीजतन ये है कि आपके सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स की इंटेग्रिटी पे फ़र्क आएगा और इस डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी पे भी फ़र्क आएगा। तो लोगों का जनरल एटीट्यूड ये होता है कि यार जब मैं बना लूँगा तो मैं VSS पे रख दूंगा, अभी तो मैं क्या है, नहीं, जिस वक्त बनाना शुरू करो उसी दिन से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बनाओ। People possess their work products. They possess their work product. मेरी चीज़ है, मैं किसी से क्यों शेयर करूं? फिर ये वही वाला प्रॉब्लम है कि कहीं पे वो राइट्स रिवोक करेगा, कहीं पे राइट्स खोलेगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, तो लोग अक्सर आके लड़ना शुरू कर देते हैं कि आपकी टीम के लोग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से, यार मेरे राइट्स इधर रिवोक किए, इधर खोल दो, इधर नहीं खोलो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को इन तमाम चीज़ों को सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, और करनी उसने वही होती है जो उसको करनी चाहिए। इट्स द बेस्ट इज इफ यू आर इनटू क्वालिटी मैनेजमेंट यू नीड टू बी अ बिग डिप्लोमैट। व्हाट इज डिप्लोमैट? हाँ जी अभी हो रहा है, मत करें आप, डोंट डू इट, जो पाकिस्तानी स्टाइल है। आप उसको मुंह से खुश करने के लिए कहें कि मैं अभी करता हूँ,
मगर डोंट डू इट। 4 दफा 5 दफा करेंगे फिर वो आप पे लेबल लगा देगा, यार ये बंदा काम नहीं करता। सामने कह दो वो चाहे ले, लेकिन पहले कह दो लानी नहीं। हाँ, ये डिप्लोमेसी नहीं है, चोरी है। ये डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी इज कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आए और कहे कि सर अगर मैं क्या कहते हैं सारी की सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको बिला किसी वजह के लेट दूं तो आप मार्क्स तो नहीं काटेंगे? तो मैं कहूँ मैं नहीं काटूंगा, लेकिन अंदर मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, ठीक है, लेकिन बिला वजह हो। अगर किसी की स्ट्रॉन्ग रीजन है तो उस पर अप्लाई नहीं होता। किसी ने आउट स्टेशन जाना है, किसी को कोई इशू है, वो एक अलग बात है। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द एरिया दैट डिमांड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट। और क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट मांगता है तो आपको प्रोक्योरमेंट टीम के साथ बहुत डील करना पड़ता है। दिस इज एन एरिया दैट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि जो आपकी मैनेजमेंट है वो सबसे पहले उसने आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज करना शुरू करना। मुझे याद है आई वॉज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और उसने कहा टुमारो स्टार्टिंग वी आर गोइंग टू यूज VSS और भी सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मगर ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। तो उसने ईमेल निकाल दी सबको ग्रुप पे कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट अनलेस इट्स नॉट ऑन VSS पीरियड। उनके नीचे वालों ने डॉक्यूमेंट VSS पे डाले, उनके नीचे वालों ने डाला, उनके नीचे वालों ने डाला, तो इट हैज टू ट्रिगर फ्रॉम द टॉप। तो मैनेजमेंट को करना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट ये कहे कि हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम से बरी उज़्मा हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप फोर्स नहीं कर सकते। एंड स्पेसिफिकली जो आपके टीम लीड्स हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर टीम लीड्स इसको वायलेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। लोगों का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहना कि मेरा काम है, तुम्हारा काम है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इंसान है, कभी छुट्टी भी कर सकता है, ठीक है। समटाइम्स ही इज नॉट ऑन द सीट एंड इफ ही इज नॉट ऑन द सीट द प्रोसेस, इधर 2 गलतियां होती हैं। आपके प्रोसेस ऐसे होने चाहिए जो लेस पीपल डिपेंडेंट हो, नंबर 1। नंबर 2, एट द सेम टाइम अगर वो पीपल डिपेंडेंट है तो आप उसको वायलेट मत करें। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। केस की एक अच्छी बात यह है, अगर एक को प्रोफेसर छुट्टी कर जाता है तो वो ये नहीं कहते अच्छा वो प्रोफेसर छुट्टी कर दिया, उसकी गैर मौजूदगी में ये काम कर लो ना। वो आएगा फिर होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बाईपास करें। तो आप बाईपास मत करें उसको, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर डॉक्यूमेंट शेयरिंग की बात कर चुके हैं। वर्जन कंट्रोल लोग खुद करना चाहते हैं, लोग खुद वर्जन्स देते हैं 1.2, 3.6, 3.2.1 नहीं, इसके एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी होगी और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का काम है ये इंश्योर करना। आपको अपने आईटी डिपार्टमेंट की बहुत सपोर्ट चाहिए। एक तो एडमिन डिपार्टमेंट की चाहिए आईटी, क्योंकि जितने आप टूल्स डालेंगे उन तमाम के तमाम टूल्स का सॉफ्टवेयर बैकअप वगैरह सब आपको आईटी डिपार्टमेंट देगा। VSS और बाकी तमाम के तमाम टूल्स जो हैं वो वायरस प्रोन हैं, इसलिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का कोई कसूर नहीं है। अगर आपका आईटी डिपार्टमेंट सही काम नहीं करेगा तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट खराब होगी। ऐसा हो चुका है मेरी लाइफ में कि एक दफ़ा पूरे का पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो गया एक इदारे का। तो वो कहते थे कि हम बैकअप ले रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है गुड, लेकिन जब उन्होंने बैकअप से रिकवरी करना चाहिए तो रिकवरी नहीं हुई। तो इसका मतलब है ऐसे बैकअप्स जिनसे रिकवरी नहीं हो सकती डेटा की, दे आर यूजलेस बैकअप। और ये CMMI की एक क्लॉज भी है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आपको बैकअप और आर्काइविंग मशीन अलग चाहिए। रिकवरी इज समथिंग एल्स। रिकवरी इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया। VSS पे अक्सर लोगों का ख्याल ये है जब आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बनेंगे तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि लोग कहेंगे यार ये क्यों डालूं, ये क्यों डालूं, ये डॉक्यूमेंट क्यों VSS पे डालूं, ये फलां जगह क्यों डालूं। Because people are not trained this way, they will keep asking you questions and you'll have to keep answering their questions again and again. मीटिंग मिनट्स को अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में VSS पे नहीं डाला जाता, जो कि गलती है। तमाम आर्टिफैक्ट्स को VSS के ऊपर होना या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के ऊपर होना। हमारे मुल्क के अंदर 99.999% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस
आईटी रिलेटेड पीपल को ना तो ये पता है कि बिल्ड किस को कहते हैं, ना ये पता है रिलीज क्या होती है, ना ये पता है बेस लाइनिंग क्या है, और इन तमाम चीज़ें आप में से भी किसी को आई एम श्योर नहीं पता, आपने मुझसे पहले एक ट्रेनिंग ले ली थी इसलिए पता, लेकिन अदरवाइज लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता, ठीक है। और ये चीज़ें डेट्रीमेंटल होती हैं ख़ासतौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ये इस वक्त आपके सामने एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की रिपोजिटरी है। VSS का मैं एक आपको वर्जन दिखा रहा हूँ, अब तो बहुत एडवांस वर्जन आ चुके हैं। इसके अंदर आपको मुझे यहाँ पे कवर अप क्यों डालना पड़ रहा है, बिकॉज ये किसी इदारे का बाकायदा स्नैपशॉट है VSS का, तो आई हैव टू कवर देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, हर प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक फोल्डर बनाना है, इसी तरह हर फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड ने एक फोल्डर बनाना। जैसे एक आपको ये याद होना चाहिए आप कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का CEO है, उसके नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट में, और इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट है जिस तरह HR का डिपार्टमेंट है। तो इस बंदे का भी एक यहाँ पे फोल्डर आएगा और इस बंदे का भी फोल्डर आएगा, यानी कि तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स और तमाम फंक्शनल मैनेजर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फोल्डर्स यहाँ पे होना जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि हर डिपार्टमेंट या हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपना अलग अलग VSS मेंटेन करे, अपना अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेन करें या प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेन करें, लेकिन आपको ये करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपके सामने आना शुरू हो जाता है। जब आप मजीद क्लिक करके लीफ नोट्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे वर्क प्रोडक्ट्स उसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे मैं अभी यहाँ लिखने लगा हूँ। मसलन आपको दिखाई देगा SRS वर्जन 1.0.doc। अगर इस वक्त इस डॉक्यूमेंट को कोई अपडेट कर रहा होगा तो यूजर में नाम लिखा होगा अली, डेट एंड टाइम लिखा होगा। जब मैं काम कर लूंगा तो इसके ऊपर एक सिंबल होता है, वो हट जाएगा, या ये लाल हो जाता है, इसको कोई सिंबल होता है, हट जाएगा, और फिर उसके बाद मिस नाजिया काम करेंगी या फिर मिस सनम काम करेंगी। जब भी डॉक्यूमेंट अपडेट होगा तो उसकी हिस्ट्री VSS खुद मेंटेन करता रहता है। अब VSS में क्यों रिकमेंड करता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हासिल करना चाहती हैं लेटेस्ट स्टेजेस पे, उनके लिए मैं VSS रिकमेंड इसलिए करता हूँ। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, आपने एक टूल बनाया, सॉफ्टवेयर टूल बनाया, इस बात को अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। हम लोग कहते हैं जो टूल ज़्यादा डाल रहा है ना वो बड़ा अच्छा, इस तरह मत सोचें आप। थिंक लाइक दिस, जो टूल बना है वो किसी बंदे ने एग्जिस्टिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को देख के बना लिया। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बेहतर चीज है कि आप टूल डालें, या ये बेहतर है कि आप कोई नॉर्मल सा टूल डालें और मैनुअली काम ज्यादा ऑपरेट करें। इन दोनों के बीच में आपने डिसीजन लेना है कि यहाँ बहुत टूल स्पेसिफिक जाएंगे या दरमियाना सा टूल होगा। बिल्कुल मैनुअल तो मत करें, ये तो रिकमेंडेड ही नहीं है। ये जो डिसीजन है कि हम बिल्कुल टूल स्पेसिफिक हो या दरमियाना से मैनुअल करें, ये सबसे पहले तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप टूल स्पेसिफिक हो जाएं, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप मैनुअल रहें। दूसरा, ये मैनेजमेंट की विजन पे भी डिपेंड करेगा। अगर एक इदारा मेरे पास आके कहता है कि मैंने CMMI वर्जन 1.3 के ऊपर ही रहते हुए ऊपर भी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, या और CMMI के मुताबिक नहीं, जनरली क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का प्लान है हमारा और मैथ लेवल पे इंप्रूवमेंट है, तो मैं उसे कभी भी टिपिकल सॉफ्टवेयर को चुनने को नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब सॉफ्टवेयर में डालूंगा तो वो कन्फाइन हो जाएगी उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक, ठीक है। जबकि अगर आप रिलेटिवली थोड़ा सा काम मैनुअल रखेंगे तो शेपिंग अप पीपल बिकम्स इजी। In other words, a software can become a legacy software in no time, purana, and replacing a legacy software, which is an old software, it's a very difficult job as compared to training people for the new jobs. तो solution क्या होना चाहिए ये आपके ऊपर खुद डिपेंड करेगा।
और इसमें खाली ये पैरामीटर नहीं है, और भी है। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कहती हैं हम शेयर पॉइंट डाल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप शेयर पॉइंट डाल रहे हैं। आप देखिए शेयर पॉइंट बहुत महंगा सोल्यूशन है, वेरी एक्सपेंसिव। आप शेयर पॉइंट डाल रहे हैं, क्या शेयर पॉइंट आपकी ज़रूरत के मुताबिक है भी या नहीं? प्लस मैं आगे जाके आपको, शायद मैंने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी है, थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, आपकी असाइनमेंट में भी है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेरे दो हाथों पे डिपेंडेंट है। एक हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, दूसरा है कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। इसको मैं आसान अल्फाज में कहता हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा गुड़ डालूंगा, तो क्या होगा? इफ आई इन्वेस्ट टू मच फॉर अप्रेजिंग द क्वालिटी, तो मेरे एरर्स डिक्रीज हो जाएंगे। मेरी टोटल क्वालिटी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? दिस प्लस दिस। अब जरा दूसरा सिनेरियो देखें, अगर मैं क्वालिटी पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता तो मेरे एरर्स बहुत ऊपर चले जाएंगे, लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट क्या है? दिस प्लस दिस। तो ना ये बेहतर है ना ये बेहतर है। बेहतर क्या है? बेहतर ये है, बैलेंस। उतना गुड़ डालें जितना मुनासिब हो। आपने कहा मैं शेयर पॉइंट पोर्टल डालूंगा, एरर्स नीचे आ गए, the return on investment in terms of quality is magnanimously stupid. You have put a lot of money and the outcome is nothing in terms of money. So back to lecture 1, आप जो पैसा डाल रहे हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, वो क्यों डाल रहे हैं? डॉलर्स, मनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही। हाँ, आपने बिल्कुल ही कहा सर मैं तो बिल्कुल मैनुअल काम करूंगा, मैं तो नहीं कर रहा, आपके एरर्स ऊपर चले गए, प्रॉब्लम अगेन। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन है केयर, जैसे ऊपर बैठे हुए हैं, या बाय द वे केयर वालों को खुद नहीं पता इस बात का, लेकिन वो भी एजाइल मेथड्स के ऊपर काम करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। उनको खुद नहीं पता बिकॉज ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, दे डोंट नो दिस टर्मिनोलॉजी। अब अगर 50 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन है तो आई वुड नेवर रिकमेंड केयर कि आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लें, क्योंकि केयर के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनकी एक क्वालिटी है। ये जो 50 बंदे हैं, इनमें से 40 बंदे ऐसे हैं जो केयर के साथ, या कम से कम 30 बंदे ऐसे हैं जो केयर के साथ पिछले 20-25 साल से हैं, और 20 बंदे रोटेट होते रहते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो 30 बंदे फिक्स्ड हैं केयर के साथ इतने सालों से, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस बड़ी स्टेबल हो चुकी हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो देयर वी डोंट रिकमेंड कि आप इतने एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस डालें बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। और ऐसे बहुत से इदारे पाकिस्तान में यहाँ मिलेंगे जिनमें बहुत छोटी छोटी टीम्स हैं और बहुत अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग हियर, being an expert of this area and through my PhD I've come to know, if you want a good successful software organization, आप खुद भी बनाना चाहें अगर, तो there is only one thing that will help you: good team. Good team sharing common objectives in life, good team, और जो लंबा इकट्ठे चले। अगर आपके पास ऐसी टीम है तो केयर क्या है? यही है। जो बड़े बड़े आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री जाके देखें तो वो यही था, टीम्स हैं, दैट्स इट। वन थिंग इज फॉर श्योर, नोबडी इज बॉर्न विद क्या कहते हैं मैग्नानिमस अमाउंट ऑफ मनी। ये भी स्टडी अगर हम करें तो हमें पता लग सकता है कि कितनी आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनाई गई हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हम उन्हें कहेंगे, नंबर 1, और नंबर 2, उनके पास बहुत ह्यूज कैपिटल था। आपको पता लगेगा ऐसी बहुत कम है। ज्यादातर जो सक्सेस ऑर्गेनाइजेशंस ने पाई है, जो आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पाई है क्योंकि 2, 4, 5, 6 पार्टनर्स थे जिनका विजन एक तरह का था और उन्होंने कंसिस्टेंटली काम किया। इधर मैं एक नोशन इस हाउस को दूंगा, स्टॉप बीइंग एन एम्प्लॉय एंड ट्राई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। And for becoming an entrepreneur, the first thing that you need is dedication and a dedicated team. If you have that, you can do enormous. You can do too much. So, back to this thing, configuration management पे कितना पैसा डालना है या टूल कौन सा चूज करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं
जब हम CMMI की बात करते हैं तो CMMI स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करता है प्रोजेक्ट के हवाले से, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट तक महदूद नहीं करना, मैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डाल रहा हूँ। इसकी एग्जांपल आप कहेंगे क्यों? मैं एक जर्नल आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्वालिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट तो नहीं है ना? ये तो बात ठीक है ना? क्वालिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट तो नहीं है ना? उनका एक इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है प्रोसेसेस, उनका एक इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है प्रोसेसेस जो वो डॉक्यूमेंट करते हैं, टेम्पलेट स्टैंडर्ड्स, ठीक? क्वालिटी इंजीनियरिंग वाले करते हैं ना ये टाइम, क्या उनको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंडर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। इसका मतलब है प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लगनी चाहिए। और जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल से मुराद है फंक्शनल डिपार्टमेंट के लेवल से। जो इदारे ऐसा नहीं करते और प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं खाली, उनको हम CMMI के लेवल 2 के अंदर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। हम कहते हैं ठीक है यार तुम काम कर रहे हो, लेकिन जब वो लेवल 3 पे जाते हैं उनको कुदरती तौर पे अपने डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन लाना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं भाई डे 1 से ये काम शुरू कर दो, डोंट वेट। जब ट्रेनिंग दे रहे हो, पैसा खर्च रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजर को सिखा रहे हो, तो हो सकता है शी इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ही इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो मेक देम सिट टुगेदर and tell them the utility of this thing। तो आप इंप्रूवमेंट ऐसी करें जो लॉन्ग टर्म सस्टेन आपको करे, नहीं शॉर्ट टर्म। कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड CCB जो होती है, ये एक कमेटी होती है बेसिकली आसान जुबान में। ये कमेटी बनाई जाती है हर प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट का कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड होता है, इसको चेंज कंट्रोल बोर्ड ना कहिए, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल डिपार्टमेंट का एक कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड होता है। मकसद क्या है इस कमेटी का? इस कमेटी का मकसद होता है उस फंक्शन या उस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले तमाम चेंजेस, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये कमेटी लेती है, ठीक है? तो जब भी प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड बनता है, और इसकी मेंबरशिप की 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक परमानेंट मेंबर्स हो सकते हैं और एक रोटेटिंग मेंबर्स हो सकते हैं। परमानेंट मेंबर्स, रोटेटिंग कुछ भी हो सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट आपका इस फेज में है तो आपके CCB के कुछ टेम्परेरी मेंबर होंगे, इधर है तो टेम्परेरी मेंबर होंगे, इधर है तो टेम्परेरी मेंबर हैं। लेकिन परमानेंट मेंबर्स कौन से होंगे? प्रोजेक्ट बेस्ड टीम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे QM बेस्ड कह रहा हूँ, मींस ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए आपका जो भी क्वालिटी मैनेजर है, प्रोसेस ओनर, SEPG का जो भी प्रोसेस ओनर है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का हेड, HR के डिपार्टमेंट का हेड, जो भी है, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है? Is there any यहां पे क्वेश्चन मैं करने लगा हूं आपसे, मसलन ह्यूमन रिसोर्स के लिए जब कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड बनाएंगे तो आप रखेंगे क्वालिटी मैनेजर, आप रखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन का, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। लेकिन यहां पे देखिएगा ये भी एक फंक्शन है क्वालिटी मैनेजमेंट का जो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, करेक्ट? इज दिस करेक्ट? इसके लिए QM का मैनेजर है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है और SEPG है। क्यों SEPG है? क्योंकि SEPG डिसाइड करेगी कि डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स के अंदर चेंजेस को कैसे कैटर किया जाएगा जो उनसे लिंक्ड है। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? नॉट क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूं, देखें, जहां पे तमाम फंक्शंस की बात हो रही है वहां पे पहले तो प्रोजेक्ट की तो हमें बात समझ आ गई। इसके लिए समझने के लिए बेस्ट है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर याद हो। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है, इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं आपके, और ये आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, HR का, फाइनेंस का, इंजीनियरिंग का, ठीक है? अब ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी फंक्शन के लिए जब कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड बनता है तो उसमें ये बंदा और इस बंदे के अंडर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर तो लाजमी होगा, और साथ में फाइनेंस का बंदा होगा, आपका फाइनेंस के हवाले से बात हो रही है।
ये तो ये हो गया। लेकिन जब इसी चीज के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये और इधर मौजूद SCPG जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आएंगे। इज दिस क्लियर नाउ? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? रेज हैंड्स प्लीज। ओके, ग्रेट। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड के मीटिंग मिनट्स बनेंगे। जब भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है उसकी मीटिंग मिनट्स बनते हैं, और ये मीटिंग मिनट्स जो हैं इनको डॉक्यूमेंट करना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ही चेयर करता है आपकी इसको। अब इस स्लाइड में आपको एक बताऊं जरूरी चीज, आप प्रोसेस इंजीनियरिंग जब भी करेंगे, जब भी कोई प्रोसेस बना रहे हैं, तो आपने उस प्रोसेस को, इसको छोड़ दीजिए अभी, सबसे पहले आपने उस प्रोसेस के बारे में बताना हाउ, हु, व्हेन, which work products are involved, where to place the work products, other important notes। प्रोसेस इंजीनियरिंग जब भी आप करेंगे तो आपने इसी तरह से करनी है, नेवर अदर्स। ये प्रोसेस किस चीज का है? ये प्रोसेस आपको बताता है CCB एस्टैब्लिश किस तरह होगी, पहले आपको बताता है कैसे एस्टैब्लिश होगी, कौन इन्वॉल्व होगा, कब एस्टैब्लिश होगी, कौन से वर्क प्रोडक्ट्स होंगे, कहां प्लेस होंगे, और अदर इंपॉर्टेंट नोट्स। इज दिस क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? जवाब नॉट क्लियर? जवाब मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस लिखने के बारे में बताया कि आपका ये टेबल की तमाम चीजें फिल होंगी। अब जो आप प्रोसेस बना रहे हैं वो पहला प्रोसेस है आपका कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है? तो उसके लिए आपने ये तमाम चीजें लिखनी है। मसलन मैं आपको अगर असाइनमेंट दे दूं या मैं आपको मिड टर्म में क्वेश्चन दे दूं, मेंटेनिंग बाय डायरेक्शनल रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, तो आपको पहले हाउ में आप क्या लिखेंगे? हाउ में आप क्या लिखेंगे? कम ऑन टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? आप हाउ में क्या लिखेंगे? आप बाय डायरेक्शनल रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी को कब मेंटेन करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे मेक अ टेम्पलेट ऑफ बाय डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी, पुट इट ऑन VSS in the desired location. Step 3, maintain bidirectional requirement traceability on one of the following condition: A, every 1 week; B, on production of an important artifact। दोनों में से कोई एक चीज ट्रू हो जाए तो bidirectional requirement traceability matrix मेंटेन करनी है। C, in case of एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज, अगर चेंज एक्सेप्ट हो रही है तो भी बाय डायरेक्शन। ये आपका हाउ आ गया। हु विल डू इट? आप कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर या चीफ टेक्निकल ऑफिसर या रिक्वायरमेंट मैनेजर करेगा। व्हेन आप आंसर कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के वेरिएबल आप इधर लिख सकते हैं, वेरिएबल कब तक, टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। विच वर्क प्रोडक्ट, बाय डायरेक्शनल रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो कि एलिएसन ने आज आपको दिखाई है। वेयर टू प्लेस द वर्क प्रोडक्ट, VSS के ऊपर रखेंगे। अदर इंपॉर्टेंट नोट्स आप कहेंगे all changes made in requirement traceability matrix must be conveyed to all the project team, must be conveyed to all the project team always। इसके बाद हम अगले लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको तकरीबन 10-1 मिनट अभी हैं मेरे पास। जो लोग प्रोजेक्ट के हवाले से बात करना चाहते हैं वो आए। कुछ लोग मेरे पास आके डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमें प्रोजेक्ट दे दें, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एक लिमिटेड हद तक तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उससे बियॉन्ड नहीं मैं कर सकूँगा। आपको एरिया कम से कम चूज करके आना। थैंक यू।